नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका ये साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के कुछ जरूरी तथ्य पर, जैसे कि पैसों का प्रबंधन। हम सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम अपनी आय और खर्च को संतुलित करते हैं तभी हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। 2023 का समय समाप्त हो गया है और हम नए वर्ष की शुरुआत कर चुके हैं। 2024 में पैसों का प्रबंधन करने के लिए कुछ जरूरी तथ्य हैं, जैसे वित्तीय मात्रा का मतलब क्या है और इसका मतलब हम क्या समझते हैं। 2024 में आप अपने वित्त या फाइनेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या सब आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो कृपया पूरी तरह से सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपको अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझाऊंगी। एक आम बेचने वाला व्यापारी था। उसने अपने बगीचे में बहुत सारे आम उगाए थे। हर दिन उसको 5 आम चाहिए होते थे जिससे वो भोजन कर सकता था। तो हर दिन वो पेड़ पर चढ़कर हर आम को तोड़ता था। पेड़ पर चढ़ने से कीड़े भी उस पर चढ़ जाते थे, वो गिर जाता था। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती थीं। हर दिन 5 आम तोड़ने में उसको बहुत कठिनाई होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्या आसान तरीके से हम आम तोड़ सकते हैं। फिर उसके पास एक आइडिया आया। अगली सुबह वह उठा और एक मजबूत डंडा ढूंढने लगा। आम तोड़ने के लिए मजबूत डंडा ढूंढने में पूरा दिन लग गया। उस दिन उसको भोजन नहीं मिला, लेकिन अगले दिन वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की जगह डंडे से आम तोड़ सकता था, इसीलिए वो खुश था। अगली सुबह वह आम तोड़ने के लिए मजबूत डंडा लेकर उसी जगह पर खड़ा हुआ जहां वो हर दिन खड़ा होता था और डंडे की सहायता से 5 नहीं बल्कि 20 आम तोड़ पाया। इन 20 आमों से वो अगले 4 दिन के लिए भोजन खरीद सकता था। अब अगर वो एक दिन आम तोड़ता था तो 3 दिन वो आराम से खा सकता था। इसीलिए सप्ताह में 2 दिन काम करने से काम चल जाता था। इस तरह से वो अगले कदम उठाने लगा, लेकिन उसका लक्ष्य था हर दिन के भोजन के लिए कम से कम तो 5 आम जरूर तोड़ना। वो 5 आम ही उसका अंतिम लक्ष्य था। इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। पहला, जोखिम लेना। हर दिन पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की जगह डंडे से आम तोड़ने का उसने सोचा। तो शुरुआत में शायद वो डंडे से आम तोड़ने में असमर्थ हो सकता था, लेकिन उसने जोखिम लिया और इस प्रयास में वो सफल भी हुआ। दूसरी सीख जो इस कहानी से मिली वो है त्याग। एक दिन पूरा डंडा ढूंढने में बीता। इसके बाद उसका पूरा एक दिन फिर कुल्हाड़ी बनाने में बीता। उस दिन उसको भोजन नहीं मिला, वो भोजन नहीं खा सका। इससे हमें पता चलता है कि उसने अपने एक दिन के भोजन का त्याग किया। भूखा रहकर भी वो अपने अगले पड़ाव में गया। तीसरी सीख, बचत। उसने आज 5 आम तोड़े, अगले दिन के लिए भोजन बचा लिया। अगले दिन खाया, बिना किसी परेशानी के, भोजन बनाए बिना, काम देखे बिना आराम किया। चौथा महत्वपूर्ण विषय था स्थिरता। उसने लगातार आम तोड़े। उसने आम तोड़ने के साथ साथ अन्य योजनाएं बनाई। इस वजह से हर रोज उसको जरूरी भोजन मिल गया। क्या आप इस कहानी से मिले इन 4 विषयों को समझ गए? अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर क्यों मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। हम अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए कुछ जोखिम ले सकते हैं, कुछ त्याग कर सकते हैं। आजकल लोग बढ़ चढ़कर खर्च करते रहते हैं। मान लीजिए आप महीने में 2 लाख कमाते हैं, इसीलिए लोन लेकर घर, बाइक या कार खरीदते हैं। फिर अचानक आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लिए हुए लोन का भुगतान कैसे करेंगे? इसीलिए बचत करना होगा, ये बहुत जरूरी है। अगली बात, अगर अंतिम लक्ष्य पैसा ही है तो उस पैसे को कई तरह से बढ़ाना होगा, कई निवेश करने होंगे। पैसा कमाने में स्थिर रहना होगा। वर्तमान में भी ठीक और भविष्य में भी ठीक पैसा होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप तैयार हैं 2024 में अपने वित्त को बदलने के लिए। 2024 में आप अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपने बजट को रिव्यू करके एडजस्ट करना होगा।
अभी आपका बजट कितना है इसका रिव्यू करना होगा और आप कितना खर्च कर रहे हैं इसका भी रिव्यू करना होगा। क्या आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स की आपको जांच करनी होगी। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। हम में से बहुत से लोग कई बैंक अकाउंट्स रखते हैं, उनमें डेबिट कार्ड्स भी रखते हैं। वीजा कार्ड या वीजा प्लैटिनम जैसे बहुत से कार्ड्स आप आज के वक्त पर यूज कर रहे हैं। एक वर्ष के लिए 300 से 500 रुपए चार्जेस तो रख रखाव यानी मेंटेनेंस के लगते हैं। मान लेते हैं अभी आपने फॉर एग्जाम्पल 6 बैंक अकाउंट्स खोले हैं, उन सब में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक अमाउंट होता है। अब इन सभी बैंक अकाउंट्स में वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपने रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 अकाउंट ही आप अक्सर यूज करते हैं, तो शायद बाकी सभी में आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, यानी जो चार्जेस हर साल कट रहे हैं वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर इन कार्ड्स पर 1 साल के लिए 400 रुपए ये बैंक अकाउंट्स लेते हैं तो इन अकाउंट्स के यूज ना किए हुए डेबिट और बाकी सभी कार्ड्स के लिए आपको 1600 रुपए के चार्ज लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि वर्ष के लिए सिर्फ 1600 रुपए ही तो चले गए, लेकिन पैसे का महत्व देना होगा, उसका आदर करना होगा, उसकी बचत करनी होगी। आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपए भी किसी गैर जरूरी काम में खर्च नहीं होना चाहिए। किसी भी उपयोग के बिना हर साल 1600 रुपए बार बार देने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं 1600 रुपए अगर आपकी जरूरत के हिसाब से किसी चीज में लगाए गए होते तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो छोटा सा उदाहरण था और सिंपल सा, लेकिन इससे बड़े बड़े खर्च हम अनजान होते हुए कर देते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट, बिजनेस जैसी सभी चीजों को ध्यान से देखना होगा। जरूरत से ज्यादा हर चीज को बंद करना होगा। जरूरत से ज्यादा चीजों पर पैसा खर्च होने पर उसका प्रबंधन करना होगा, यानी बजट को ठीक करना होगा। कुछ वेबसाइट्स पर हम महीने या वर्ष के लिए मेंबरशिप लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम। आजकल इन पर मूवीज और वेब सीरीज देखने का क्रेज बहुत बढ़ा है, लेकिन हम उस वेबसाइट का उपयोग अक्सर नहीं करते, जरूरत भी नहीं होती। अगर आपको इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता तो यहाँ भी आपका हर साल का फालतू खर्च बढ़ रहा है, तो इसे भी ठीक करना होगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसकी जरूरत पूरी तरह से होनी चाहिए और वो काम भी उतना ही आना चाहिए जितना आपने सोचा था कि आएगा। बहुत जरूरी हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना खर्च नहीं करता, लेकिन उनका बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कुछ और ही कहानी बताते हैं। इतना खर्च कर दिया होता है उन्होंने। भूलना तो इंसान की फितरत है, लेकिन अभी हमें मौका मिला है कि हम ठीक कर सकें। इसीलिए हम सभी पैसे बचा सकते हैं। अभी हमारा बजट क्या है, उस हिसाब से सब कुछ ठीक करने और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सीडी की। सीडी का मतलब होता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। मतलब इस सीडी अकाउंट को हमें निर्धारित समय के लिए दिया जाता है। उस समय तक हमें अपना पैसा जमा करके रखना होता है। जब अकाउंट का समय खत्म होता है यानी मैच्योर हो जाता है तो हम अपनी रखी हुई सेविंग्स अमाउंट निकाल सकते हैं और इस पर हमें एक्स्ट्रा ब्याज राशि मिलती है। सीडी अकाउंट खोलने पर उसके लिए निर्धारित समय दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के समय के लिए अगर आप सीडी अकाउंट खोलते हैं तो उस 1 वर्ष के लिए अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने का वादा करते हैं। 1 वर्ष के बाद आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। 1 वर्ष तक ठीक से अगर आपने फॉलो किया तो उसके बाद आपको अच्छी खासी ब्याज राशि उस पैसे में जोड़ कर दी जाती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि पैसा अभी निकालें तो उसी अकाउंट को रिन्यू करके आप 1 और वर्ष के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस 1 वर्ष के दौरान आपने अपना पैसा निकाल लिया तो आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इसी तरह सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स यानी सीडी अकाउंट काम करते हैं। इसमें जोखिम बहुत कम है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ ब्याज ही एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में मिलता है। कुछ लोगों को ये ब्याज वाली बातें पसंद नहीं होती, ब्याज लेने में कुछ जोखिम होता है। इसीलिए सीडी अकाउंट में निवेश करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना अच्छी बात है। इसी तरह हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट भी होते हैं। आपत्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए पैसा बचा सकते हैं इसका अकाउंट खोलकर। किसी भी समस्या के समय आप इस अकाउंट को चुन सकते हैं। इसमें भी अधिक ब्याज राशि वापस मिल जाती है।
1 लाख रुपए अकाउंट में जमा करके बचा सकते हैं। जब वो 1 लाख निकलते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट हमारे पास आ जाते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। फिर से यहाँ भी ब्याज ही है, इसीलिए इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में। ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक उठाना है इसका फैसला करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। 2024 में एशियन फंड मैनेजर्स कुछ टॉप ट्रेडर्स रेकमेंड कर रहे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। हर साल ट्रेडिंग का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि चाइना ने कोविड-19 महामारी को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया और पहले के मुकाबले अब स्टॉक्स के माध्यम से एशिया में अधिक वृद्धि हो रही है। इसीलिए इस वर्ष भी एशियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अच्छी वृद्धि मिल सकती है। एशियन फंड मैनेजर्स द्वारा रेकमेंड किए गए कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हैं। 1 वर्ष पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स येन स्टॉक को कमजोर मान रहे थे, लेकिन 2024 में बैंक ऑफ जापान के कुछ कदमों के चलते येन में अच्छे लाभ की संभावना है। उसी तरह शॉर्ट जापान बॉन्ड्स भी 2024 में विकसित हो सकते हैं। अगला हमारे इंडियन स्टॉक्स। 2023 से ही इंडियन स्टॉक्स पीक पर जा रहे हैं, बहुत अर्निंग्स हो रही हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स सब इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का प्लस पॉइंट यही है कि विकास को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको जानकारी होगी कि कैसे इंडिया में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स विश्वास के साथ पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लंदन ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। इंडोनेशिया भी इंडिया की ही तरह है, यहाँ बैंक स्टॉक्स अधिक हैं, प्लस इंडोनेशिया की धन संपदा निकेल से लेकर एल्यूमिनियम तक मेटल है, इसीलिए इन मेटल स्टॉक्स में भी अधिक वृद्धि हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स और ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं। इन सभी को विस्तार से रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे तो 2024 में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे आपको इमरजेंसी फंड्स तैयार रखने होंगे इसके बारे में। कल क्या होगा इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं होती, इसीलिए हमें हमेशा फाइनेंशियल सेफ्टी की तरफ देखना चाहिए। नए वर्ष की शुरुआत में 3 से 6 महीने तक की जरूरी रकम बचा कर रखने का प्लान बनाएं। बचत किया हुआ अकाउंट भी आसानी से एक्सेस करने में सक्षम होने का प्लान बनाएं। अचानक बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाता है या और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो इन सभी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक अमाउंट रखना किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। अभी हाल ही में चेन्नई में बाढ़ देखने को मिले। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी मुसीबतों ने दस्तक दी होंगी, लेकिन जिन्होंने पहले से बचत करके रखी होगी उनको ऐसी विकट परिस्थिति में भी आत्मीय शांति थोड़ी ज्यादा होगी। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले से ही इमरजेंसी फंड में एक अलग अमाउंट सेट करके रखा है। वैसे भी इमरजेंसी फंड में रखा हुआ अमाउंट हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में भी डाल सकते हैं। इमरजेंसी में जब निकालना हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल जाता है। इमरजेंसी के लिए 3 से 6 महीने की टोटल अमाउंट रखने की आदत अगर आपको है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो 2024 में इस प्रक्रिया को आप जरूर फॉलो करें और ऐसा करके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल कर लें। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे गोल्ड यानी सोने की। सोने का दाम हमेशा से अच्छा रहा है। आपने जो पैसा कमाया है उससे ज्यादा अगर आपने उसे सोने में बदला है तो वर्षों वर्षों तक उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल 15% से सोने का दाम बढ़ता ही रहता है। इंडिया ने जब स्वतंत्रता हासिल की यानी 1947 में 1 पाव सोने का दाम लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में था, लेकिन अब 1 पाव सोना खरीदने के लिए आपको हजारों बार सोचना पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ 10 वर्ष पीछे 2013 में 1 पाव सोने का दाम इतना महंगा नहीं था। सिर्फ 10 वर्ष में 2 गुना दाम बढ़ गया। 2013 में आपने जो 1 पाव सोना खरीदा था अब बेचेंगे तो उसका डबल दाम आपको मिलेगा। इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कभी भी लॉस नहीं होता। अब ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप सोना बेच सकते हैं। महीने में 15,000 रुपए बचा कर भी 10 महीने में 1 लाख हो जाता है।
इसकी मदद से भी आप एक अच्छे अमाउंट में सोना खरीद सकते हैं और उसको अगले 10 वर्ष तक रखेंगे तो आपको उसका 3 गुना दाम ज्यादा मिलेगा। इसी तरह आप गोल्ड के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में खरीद कर भी फाइनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। इसीलिए 2024 में सोने में इन्वेस्ट करना अच्छा प्लान है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे क्रिप्टो की। आने वाले आर्थिक विकास में क्रिप्टो करेंसी का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शुरुआत में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन अब ये काफी प्रसिद्ध हो गया है। शायद अगले 5 से 6 सालों में इसकी वृद्धि अधिक हो सकती है। उस समय अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होगी तो हमें बड़े लाभ की संभावना हो सकती है। जैसे कि 5,000 रुपए के लिए खरीदी गई प्रॉपर्टी अब करोड़ों में बिक रही है। आज हम क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो अगले 5 सालों में वही बड़ी राशि दे सकती है। भविष्य की सोच के साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना अच्छा विचार है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन ये सबसे महंगी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। 2024 और 25 में बिटकॉइन का मूल्य अच्छे से बढ़ सकता है। अभी तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,000 करोड़ का है। हर महीने बिटकॉइन का मूल्य अधिक हो रहा है। 2023 के सितंबर में बिटकॉइन का मूल्य 21 लाख था। दिसंबर में 36 लाख हो गया, तो मूल्य तो बढ़ रहा है। एथेरियम भी अच्छी वृद्धि कर रहा है। इसका मूल्य भी महीने दर महीने बढ़ रहा है। सालाना रिपल, कार्डानो, टॉन कॉइन ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बढ़ती हैं। अभी बिटकॉइन और एथेरियम ही अधिक मूल्य में है, लेकिन 2024 में क्रिप्टो में निवेश करने की इच्छा हो तो मेरे द्वारा बताई गई क्रिप्टो करेंसीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। 2024 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि इसमें निवेश करने से पहले ये काम कैसे करते हैं ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC के बारे में। ये भारत सरकार द्वारा दी गई बचत योजना है। इसमें पहले एक निर्धारित राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना होता है और 5 सालों के बाद जब मैच्योरिटी होती है तो एक्स्ट्रा ब्याज के साथ राशि मिल जाती है। मार्च 2023 के रिपोर्ट के अनुसार NSC का ब्याज हर वर्ष 6.8% की दर से बढ़ रहा है। सभी टैक्सेस को घटाकर अंत में एक बड़ी राशि हाथ में मिलती है। मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। 2024 में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो NSC भी ट्राई कर सकते हैं। 8वें नंबर पर बात करेंगे कि कर्ज नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है। एक तो हम कर्ज लेते हैं और उसे चुकाने में असमर्थ रहते हैं, या फिर कर्ज देते हैं और उसे वापस लेने में असमर्थ रहते हैं। 2023 तक आपने जो कर्ज उनका अच्छी तरह हिसाब लगाकर देखने के बाद चुकाने का तरीका ढूंढना होगा। क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, लोन, ऐसी कोई भी चीज हो तो उसे क्लियर करना अच्छा होगा। लोन 1 वर्ष में कैसे चुकाया जा सकता है, ऐसा अच्छे से समझ लेने पर 2024 में एक योजना बनाएं। महीने दर महीने लोन के लिए अलग से बचत करें। इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए रखे गए पैसे को लोन के लिए हाथ लगाना गलत है। यहाँ कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं होता, यही समस्या है। किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाकर करना चाहिए। ये तो आपको मैंने पहले ही बहुत बार बताया है। 2024 में सभी कर्ज चुकाने की कोशिश करें या फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अलग योजना बनाएं। जिन्होंने आपको कर्ज दिया है उनका हिसाब नोट करें और जिन्हें आपने कर्ज दिया है उनका हिसाब नोट करें। इस तरह अगर आप उनसे पैसे लेते हैं जिन्हें आपने दिया है और फिर ये पैसे आप उन्हें देते हैं जिनसे आपने लिया है, तो आधा कर्ज तो यही चुकता हो जाएगा। कर्ज देने और लेने दोनों ही परिस्थितियों में नोट बनाकर रखना बेहतर होता है। एक बार मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मुझे पता है कि एक व्यक्ति ने जब किसी से 100 रुपए का कर्ज लिया था तो उसने अपने पास एक छोटी सी नोट ली जिस पर उसने लिखा कि कौन मांग रहा है, 100 रुपए का अमाउंट लिखा, कब लिया गया, डेट लिखी, लिखकर खत्म किया और उस नोट को कर्ज लेने वाले को दिखाया। यहाँ देखो, आज तुमने मुझसे 100 रुपए लिए हैं। मैंने इस छोटी सी नोट में इसका हिसाब रखा है। ये तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बल्कि मुझे याद रखने के लिए है। और उसने 100 रुपए दे दिए। जब 100 रुपए वापस दिए गए तो उसने उस नोट के हिसाब को उसी आंखों के सामने जमा किया। तुमने मुझे दिए हैं, बैलेंस है या नहीं, उसका भी हिसाब किया। तो
ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ जिसमें हिसाब को नोट करके रखा गया और फिर जब पैसे चुकते हुए तो उसे काट दिया गया। ऐसे ही बहुत से तरीके हैं, कुछ पुराने हैं और आजकल के हिसाब से कुछ नए तरीके भी हैं जो सिंपल हैं लेकिन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। किसी तरह से उनका अनुसरण करना अच्छा है। तो अब जितने भी कर्ज की लेनदारी और देनदारी है उनका अच्छे से प्लान बनाकर सबको वापस देना और लेना है। अब से कुछ भी हो नोट बना कर रखना। ये बात छोटी है या बड़ी मायने नहीं रखती। आप पैसे से प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, कमाया हुआ 1 रुपया भी कम नहीं समझते हैं, तभी आप सफल हैं, वरना अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंट्स का सिक्योरिटी स्ट्रेंथ चेक न करना। पता नहीं अब तक आप कैसे थे, लेकिन 2024 से आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको चेक करते रहना होगा कि आपका बैंक अकाउंट कितना सेफ है। सभी अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड यूज ना करें। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत चोरी हो रही है। ऑनलाइन हमें पता चले बिना ही पैसे ले लिए जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही एम्स दिल्ली में हैकर्स द्वारा वहां के डिजिटल डेटा सिस्टम हैक कर लिए गए थे। सोचिए अगर वहां ऐसा हो सकता है जहां हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, तो फिर हम क्या ही चीज हैं। लेकिन सावधानी हमें हर मुसीबत से बचा सकती है। आजकल न जाने कितने ही OTP स्कैम्स होते हैं, कितने कॉल्स आते हैं। हमेशा हमें ही सेफ रहना चाहिए। एक ही पासवर्ड सभी अकाउंट्स के लिए यूज ना करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हर जगह जीपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, UPI का यूज हो रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स पर हमारे अकाउंट डिटेल्स सेव हो रहे हैं, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन स्टेप्स बनाकर रखने चाहिए। क्रिमिनल से बचने के लिए, अपने कैश को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी वॉल्स बनाकर रखने चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन जैसे कई सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं, उन सभी को फॉलो करें। बार बार UPI पिन चेंज करें। सभी के लिए एक ही UPI ना रखें। तो 2024 में सभी अकाउंट्स के लिए अलग अलग UPIs बनाएं। अकाउंट्स का सिक्योरिटी बढ़ाएं। अब से फाइनेंशियल कुछ भी करते समय सेफ रहना है। नंबर 2, अधिक ब्याज वाला कर्ज ना लें। मैंने पहले ही कहा था, कर्ज से तो बचना ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी कारणवश कर्ज ले भी रहे हैं तो बड़े ही ध्यान से इंटरेस्ट रेट को चेक करना चाहिए। अगर हम कर्ज लेने के चक्कर में फंस भी गए तो अधिक ब्याज वाले लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स ऐसे कुछ भी ना लें, ये सब बड़ा नुकसान देते हैं। नंबर 3, टैक्स और इंश्योरेंस भरना ना भूलें और ना ही जानबूझकर छोड़ें। कभी कभी छोड़ना चलता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। लास्ट मिनट में सब कुछ फाइन के साथ आता है तो बड़ा सरदर्द होता है। टैक्स भी समय पर भरिए और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इंश्योरेंस प्लान्स रखना अच्छा होता है, सभी के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद नंबर 4 पर हम बात करेंगे समस्या आने पर भागना। पैसे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, भागना गलत है। आप कुछ समय के लिए भाग सकते हैं, लेकिन अंततः आपको उस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसका सामना करो। पैसों से संबंधित कोई भी सवाल हो, 2024 में उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करो। तो मैंने जो फाइनेंशियल चेंजेस बताए हैं उन सभी को 2024 में जरूर करो। आपकी जिंदगी बदल सकती है। मुझे तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल की सलाह लेना अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स, बैंक से रिलेटेड विषय, स्टॉक्स, इन सभी के बारे में जानकारी रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, ये सब आइडियाज हैं। इन आइडियाज को लेकर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च करें, पढ़ें, बहुत कुछ सीखें, या क्या अच्छा है और क्या बुरा, इन सब की समझ रखें। या समझ ना भी आए तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाले लोगों से डिस्कस करें। अगर आपने पहले भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं और उनका आपको अच्छा रिजल्ट मिला है तो इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करें। 2024 में इन सभी को फॉलो करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपने फाइनेंशियल सिचुएशन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हासिल की होंगी। आप 2024 में अपने जीवन को बेस्ट फाइनेंशियल साल बनाएंगे, ऐसा मैं दिल से यकीन करती हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।